बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेश खिदमत है हातिम ताई सीरीज की अगली कहानी, कब्रिस्तान की रात, पहला हिस्सा। पोलाश का कब्रिस्तान सुनसान पड़ा था। हातिम ताई कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। काला सांप उसकी कलाई के साथ लिपटा हुआ था। उसने काले सांप से उस कब्र के बारे में पूछा जिसमें अमारा थी। काले सांप ने कहा, तुम मुझे जमीन पर रख दो। हातिम ताई ने काले सांप को जमीन पर रख दिया। काला सांप हातिम ताई को पत्थर की सिल वाली पुरानी कब्र पर ले गया। फिर बोला, हातिम, हमारे इस कब्र के अंदर है। हातिम ताई ने कब्र के सरहाने की तरफ से पत्थर की सिल को हटा दिया। नीचे एक शिकस्ता ताबूत पड़ा था। हातिम ने कब्र में उतरकर ताबूत के ढक्कन को उठाया तो देखा कि हमारा हड्डियों के एक ढांचे के ऊपर बिल्कुल सीधी लेटी बेहोश पड़ी थी। हातिम ने सबसे पहले उसकी उंगली को देखा। उसे सख्त मायूसी हुई क्योंकि हमारा की उंगली में तिलिस्माती अंगूठी नहीं थी, इसलिए वो नजर भी आ रही थी। हातिम ताई ने बाएं तरफ देखा। काला सांप भी नीचे कब्र में आ गया था। हातिम ने कहा, हमारा तो मुझे मिल गई मगर बेहोश है और इसकी उंगली में वो अंगूठी भी नहीं है जिसको पहनकर गायब हो जाती थी। काला सांप खामोशी से ताबूत में पड़ी हमारा को देखता रहा। फिर बोला, हातिम, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि हमारा को किसने बेहोश किया है और उसकी अंगूठी कौन ले गया। मुझे तो इसकी खुशबू आ रही थी और इसके साथ साथ चलता मैं तुम्हें इस जगह ले आया हूँ। हातिम ताई बोला, मगर मेरे दोस्त, अब मैं अकेला इतना बड़ा मंसूबा कैसे पूरा कर सकूंगा। मेरे गायब होने की ताकत भी इस वक्त मेरे पास नहीं है। हातिम ताई ने कान को छू कर देखा, वो गायब नहीं हुआ। काले सांप ने कुछ सोच कर कहा, हातिम, कब्र को बंद कर दो, हमारा को इसी ताबूत में रहने दो। जब तक वो इस ताबूत में बंद है इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम कब्र से बाहर निकल कर कुछ सोचते हैं। हातिम ने कब्र को बंद करके उस पर पत्थर की सिल रख दी। वो कब्र के बाहर आकर बैठ गया। काला सांप उसके पास ही कुंडली मारे बैठा था। हातिम ने पूछा, तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि तुम सांप होकर इंसानों की तरह कैसे बात कर लेते हो। सांप बोला, इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। अभी मुझे ये सोचने दो कि हमारा की अंगूठी कैसे वापस हासिल की जा सकती है, क्योंकि अंगूठी वापस मिलने पर ही वो होश में आएगी। हातिम ने कहा, अगर अमारा की अंगूठी ना मिली तो फिर क्या होगा। काला सांप कहने लगा, अमारा की अंगूठी जरूर मिल जाएगी। इस सिलसिले में मुझे अजलनाग से मशवरा करना होगा। ये अजलनाग कौन है? हातिम ने पूछा। काला सांप बोला, अजलनाग इसी मुल्क के एक पहाड़ी गार में रहता है। वो इस मुल्क के सब सांपों का सरदार है। मैं उसके पास जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। हातिम बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके खुफिया लेबॉर्ट्री में से उस नक्शे को तबाह करना है जिसकी मदद से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार बना रहा है। अगर देर होगी तो दुश्मन अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाएगा। काले सांप ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर तुम अकेले क्या कर सकोगे। खुफिया लेबॉर्ट्री के अंदर ना तुम जा सकते हो ना मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मोहलिक नीली रोशनी मुझे भी एक ही झटके से हलाक कर देगी और खुफिया लेबॉर्ट्री की सुरंग के अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। हातिम ताई ने कहा, मगर तुम सांप हो, क्या तुम जमीन के नीचे सुराख करके खुफिया लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। काला सांप कहने लगा, मैंने इसका अंदाजा लगा लिया है। उन लोगों ने उस खुफिया सुरंग और वीरान शहर के इर्द गिर्द जमीन में काफी गहराई तक जहरीला मादा मिट्टी में मिला दिया हुआ है। उस मादे की वजह से जो कोई सांप अंदर जाने की कोशिश करेगा वहीं मर जाएगा। चुनाचे मैं जमीन के अंदर से भी रास्ता नहीं बना सकता। फिर सांप कुछ सोचकर बोला, एक तरीका हो सकता है। वो क्या? हातिम ने पूछा। काला सांप कहने लगा, अगर मैं किसी ऐसे आदमी के कपड़ों या सामान में लिपट जाऊं जो लेबॉर्ट्री की सुरंग में ले जाया जा रहा हो, तो इस तरह मैं नीली शुआओं से बचकर अंदर दाखिल हो सकता हूं। हातिम बोला, ये ठीक है, हम यही कोशिश करते हैं। उस खुफिया लेबॉर्ट्री में सुबह के वक्त कुछ मुकामी लोग काम करने जाते हैं। तुम उनमें से किसी के कपड़ों या उसके टिफिन कैरियर में छुपकर अंदर चले जाओ और अंदर का सारा हाल मालूम करके मुझे बताओ। इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि अंदर कौन क्या क्या है और क्या हो रहा है। मगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। काला सांप बोला, अभी मैंने तुम्हें अपने बारे में ये नहीं बताया कि मैं मर नहीं सकता। अगर कोई मेरे जिस्म के 2 टुकड़े भी कर दे तो वो आपस में उसी वक्त जुड़ जाएंगे। अगर कोई मुझे आग में या खौलते हुए लावे में भी फेंक दे तो मैं वहां भी जिंदा रहूंगा। हातिम ताई बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, हमारा की अंगूठी का पता बाद में कर लेंगे, इसलिए तुम लेबॉर्ट्री के अंदर जाकर मालूमात हासिल करो। काला सांप तैयार हो गया। हातिम उसे लेकर अपने होटल में आ गया। उस वक्त रात हो चुकी थी। होटल में सांप भी हातिम ताई के साथ ही रहा। सुबह के वक्त हातिम को मालूम था कि कस्बे से कुछ मजदूर लेबॉर्ट्री में काम करने जाते हैं। वो काले सांप को जेब में डालकर उस कच्ची सड़क पर आकर दरख्तों के पीछे छुप गया जो ऊपर लेबॉर्ट्री वाले वीरान खंडर को जाती थी। इतने में उसे दूर से एक आदमी आता नजर आया। वो तेज तेज कदमों से आ रहा था। उसके हाथ में एक थैला भी था।
हातिम ने काले सांप से कहा, मैं इस आदमी को बातों में लगाता हूँ। तुम किसी तरह कोशिश करके इसके थैले के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें होटल में अपने कमरे में ही मिलूंगा। सांप ने कहा, तुम मुझे जमीन पर छोड़ दो। हातिम ताई ने सांप को जमीन पर छोड़ दिया। वो अब करीब आ गया। उसके करीब आते ही हातिम ताई जमीन पर इस तरह से लेट गया जैसे सख्त तकलीफ में हो, और अपने पेट को पकड़कर हाय हाय करने लगा। उस आदमी ने हातिम की तरफ देखा। हातिम ने दर्द से कराहते हुए कहा, भाई मेरी मदद करो, मुझे पेट पर किसी चीज ने काट दिया है। वो आदमी हातिम के करीब आकर बैठ गया। उसने थैला जमीन पर रख दिया और हातिम ताई के पेट पर से कपड़ा हटाकर देखा। हातिम ने एक जगह उंगली रखकर कहा, यहाँ बड़ा दर्द होता है। वो आदमी कहने लगा, मुझे तो किसी के कांटे का निशान नजर नहीं आ रहा, तुम्हें वैसे पेट में दर्द हो रहा होगा। ऐसा करो, कस्बे के डॉक्टर के पास जाओ, वही तुम्हारा इलाज करेगा। हातिम ने चोरी आंख से काले सांप को उस आदमी के थैले में दाखिल होते देख लिया। वो मुतमईन हो गया। उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया भाई, मैं कस्बे के डॉक्टर के पास ही जाता हूँ। ये कहकर हातिम ताई उठा और कस्बे की तरफ चल पड़ा। उस आदमी ने भी थैला उठाया और खुफिया लेबॉर्ट्री वाली पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। काला सांप थैले के अंदर छुपकर बैठ गया। थैले में उस आदमी का लंच बॉक्स था। वो आदमी लेबॉर्ट्री में मजदूर था। वो पहाड़ी पर चढ़कर जेर जमीन खुफिया लेबॉर्ट्री के लोहे वाले बंद दरवाजे पर आ गया। उसने पहरे पर खड़े फौजियों को अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाया। फौजी ने दरवाजे का एक पट खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही ऊपर से नीली रोशनी पड़ने लगी। उस रोशनी में स्क्रीन पर उस आदमी का एक्सरे आ गया। इसमें वो लोग सांप का एक्सरे ना देख सके क्योंकि काला सांप रोटी के डिब्बे के पीछे सिमट कर बैठा हुआ था। फौजियों ने मजदूर को अंदर जाने की इजाजत दे दी। वो अंदर दाखिल हो गया। रोटी के डिब्बे वाला थैला अलमारी के ऊपर रखा और दूसरे मजदूरों के साथ काम में मसरूफ हो गया। काला सांप आहिस्ता से थैले से बाहर निकल आया। उसने अपनी गर्दन झुकाकर अलमारी के ऊपर से देखा। दोनों ब्राजीली मजदूर कोने में बैठे लकड़ी के छल्ले आपस में जोड़ रहे थे। खुदा जाने ये किस लिए तैयार किए जा रहे थे। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी। सांप चुपके से अलमारी के पीछे उतरकर फर्श पर आया और फिर रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बाहर एक ऊंची छत वाली काफी चौड़ी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर कहीं कहीं बल्ब रोशन थे। एक सफेद कोट वाला आदमी जो साइंसदान लगता था सुरंग के एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। काला सांप दीवार पर चढ़कर छत पर आ गया। वो छत पर रेंगता हुआ आगे को चला। जिस कमरे से वो साइंसदान निकला था उसके आगे एक जीना नीचे जाता था। काला सांप जीने पर से गुजरकर नीचे आ गया। नीचे एक और छोटी सुरंग थी। काला सांप दूसरी सुरंग की छत पर लगकर रेंगने लगा। आगे सुरंग एक बड़े हॉल कमरे में जाकर खत्म हो गई। उस हॉल कमरे में जगह जगह शीशों की दीवारें खड़ी थीं। शीशों के कैबिन बने हुए थे। उनमें अजीब किस्म की साइंसी मशीनें लगी थीं जो बिजली से चल रही थीं। उनमें नीली पीली नन्ही नन्ही रोशनियों के बल्ब चमक रहे थे। यहाँ 6-7 इसराइली और इंडियन साइंसदान अपने अपने काम में मसरूफ थे। सांप अंदर जाता तो उसे देखा जा सकता था क्योंकि वहाँ रोशनी थी। वह हॉल के दरवाजे के बाहर ही छत से लगा जायजा लेने लगा। फिर वह दरवाजे के अंदर की जानिब आकर एक अलमारी के पीछे छुप गया। उसने अपनी गर्दन बाहर निकाल रखी थी। उसे कैबिन में काम करते 2 इसराइली साइंसदानों की आवाज़ें सुनाई दी। एक साइंसदान ने शीशे की नाजुक नलकी को मशीन में आस्था से रखते हुए कहा, मेरा अंदाज़ा है कि हम 1 महीने में एटम बॉम्ब तैयार करके इंडिया के हवाले कर देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे इसराइली साइंसदान ने कहा, हाँ तुम्हारा अंदाज़ा सही लगता है। इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ 1 महीने का काम ही बाकी रह गया है। एटम बॉम्ब आखिरी मरहले में है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और 4 दिन में तैयार हो जाएगा। पहला साइंसदान कहने लगा, क्या इंडिया ये एटम बॉम्ब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? दूसरे साइंसदान ने कहा, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही ये एटम बम बना रहा है, वरना उसे इतना रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। सांप दीवार और फर्श के साथ साथ रेंगता आखिरी कैबिन के बाहर आकर एक मेज़ के नीचे छुप गया। यहाँ 2 बूढ़े साइंसदान काम में मसरूफ़ थे। उनमें से एक इसराइली यहूदी था और दूसरा इंडियन था। इसराइली ने कहा, मिस्टर दास, अगर तुमने ये एटम बॉम्ब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो असरात तुम्हारे मुल्क पर भी पड़ सकती हैं। इंडियन साइंसदान कहने लगा, हमने इसका पूरा इंतज़ाम कर लिया है कि एटमी असरात सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद रहें और हमारे मुल्क में इसका असर न पड़े। वैसे हम एटम बम बनाकर अपने पास रखेंगे और फिर पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक चले। इसराइली साइंसदान मुस्कुराया, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही मिस्टर दास। एटम बम की धमकी से बड़े बड़े मुल्क डर जाते हैं। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, लेकिन अभी एक अहम काम बाकी है। हमें एटम बम के फ्यूज़ में यूरेनियम की भर्ती करनी है, क्योंकि जैसा तुम जानते हो यूरेनियम की भर्ती के बगैर एटम बम का फ्यूज़ काम नहीं करेगा, और अगर फ्यूज़ काम नहीं करेगा तो एटम बम को चाहे हज़ारों फुट की बुलंदी से क्यों ना गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल नहीं फटेगा। इंडियन साइंसदान ने कहा, यूरेनियम के लिए हमने तुम्हारे मुल्क इसराइल से बात कर ली है।
वो 10-15 दिनों में यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद एटम बम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमारा मुल्क इसराइल तुम्हारे मुल्क का दोस्त है, इजरायली साइंसदान ने कहा। वह तुम्हें ज़रूर यूरेनियम दे देगा। काला सांप इन सब बातों को अपने जहन में बिठाता जा रहा था, क्योंकि उसे ये सारी बातें वापस जाकर हातिम ताई को बतानी थी। इंडियन साइंसदान किसी काम से कैबिन से बाहर निकल गया। काला सांप मेज़ के नीचे छुपा हुआ था। उसके जाने के बाद काला सांप मेज़ के नीचे से निकलकर वापस जाने लगा तो अचानक इजरायली साइंसदान की उस पर नज़र पड़ गई। वो हक्का बक्का सा होकर रह गया कि यह सांप यहाँ कहाँ से आ गया। वो शोर मचाने ही लगा था कि काले सांप ने फन उठाकर फुंकार मारी। उसके मुंह से फुंकार के साथ जहरीली फवार निकलकर इजरायली साइंसदान के चेहरे पर पड़ी। उस जहर की तासीर इतनी खतरनाक थी कि इजरायली साइंसदान वहीं गिरा और मर गया। उसका जिस्म काले सांप के जहर के असर की वजह से पत्थर की तरह सख्त होकर अकड़ गया। काला सांप तेजी से वहां से निकला और छोटी सुरंग में से होता हुआ ऊपर वाली बड़ी सुरंग में आ गया, जहां अलमारी के ऊपर रोटी के डिब्बे वाला थैला पड़ा था। उसे मालूम था कि दोपहर को लंच के वक्त मजदूर रोटी का डिब्बा निकालेगा। चुनाचे काला सांप अलमारी के पीछे ही छुपा रहा। थोड़ी देर बाद बाहर सुरंग में कुछ लोगों की आवाज़ें और तेज तेज कदमों के भागने की चाप सुनाई दी। वो समझ गया कि इजरायली साइंसदान की लाश मिल गई है और ये लोग कातिल को तलाश कर रही हैं। सांप अलमारी के पीछे छुपा रहा। लंच के वक्त मजदूर ने डब्बा थैले में से निकाला और अपने दूसरे मजदूरों के साथ बैठकर रोटी खाने लगा। वो आपस में इजरायली साइंसदान के कत्ल के बारे में बातें करने लगे। उनका यही ख्याल था कि इजरायली दिल का दौरा पड़ने से मरा है। पहला मजदूर कहने लगा, सब यही कहती हैं, क्योंकि यहाँ कोई बाहर का आदमी आकर उसे कत्ल नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, डॉक्टरी रिपोर्ट आने पर ही कुछ पता चलेगा। दोपहर गुजर गई, फिर शाम होने लगी। मजदूर दूसरे कमरे से आया और अपने साथी से कहने लगा, डॉक्टरी रिपोर्ट मिल गई है, उसमें भी यही लिखा है कि इजरायली डॉक्टर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। काले सांप ने इत्मीनान का सांस लिया। वैसे उसे कुछ मालूम था कि उसके जहर से इंसान का दिल एकदम बंद हो जाता है और खून में जहर के असरात का सुराग नहीं लगाया जा सकता। छुट्टी के वक्त मजदूर ने अपना थैला उठाया और लेबॉर्ट्री के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहाँ एक बार फिर वो नीली रोशनी में से गुजरा। किसी को थैले में उसकी मौजूदगी का पता न चल सका। मजदूर लेबॉर्ट्री के सुरंग से बाहर खुले आसमान तले आ गया। वो पहाड़ी से उतरकर कच्चे रास्ते पर पोलाश कस्बे की तरफ रवाना हो गया। कस्बे के करीब आकर काला सांप उसके थैले से निकलकर जमीन पर आ गया। शाम का अंधेरा सारे कस्बे में फैला हुआ था। काले सांप को हातिम ताई के होटल में आते कोई ना देख सका। वो होटल की पिछली तरफ से दीवार पर से गुजरकर हातिम ताई के कमरे में आ गया। हातिम ताई उसका बेताबी से इंतजार कर रहा था। उसने काले सांप को देखते ही पूछा, तुमने बड़ी देर कर दी, खैरियत तो थी? काले सांप ने कहा, मैं रोटी के थैले में बैठकर ही आ सकता था, इसलिए देर हो गई। फिर काले सांप ने उसे सारा माजरा सुना दिया। हातिम ताई बोला, पहली बात तो ये बड़ी तसल्ली की है कि इजरायली साइंसदान की मौत पर उन लोगों ने यही यकीन किया है कि वो दिल का दौरा पड़ने से मरा है, वरना वहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात और सख्त कर दिए जाते। दूसरी तशवीश की बात यह है कि इसराइल की हुकूमत यूरेनियम देने वाली है और 1 माह में इंडिया एटम बॉम्ब तैयार कर लेगा। काले सांप ने कहा, मैंने उन साइंसदानों को यही कहते सुना है कि वो 1 माह में एटम बॉम्ब तैयार कर लेंगे। सिर्फ यूरेनियम के आने की देर है ताकि बॉम्ब के फ्यूज़ में उसे लगा दिया जाए। हातिम ताई सोच में पड़ गया, फिर बोला, दोस्त, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसराइल से आने वाले यूरेनियम को लेबॉर्ट्री में पहुंचने से पहले ही ज़ाया कर दें? काला सांप कहने लगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये लोग दूसरी बार फिर यूरेनियम मंगवा लेंगे। हमें हर बार एक नया मंसूबा बनाना पड़ेगा। हातिम ताई बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। फिर क्या किया जाए? खुदा के लिए कुछ सोचो। मेरी ताकत अभी तक वापस नहीं आई। कमबख्त उसे भी इस वक्त ही मुझसे अलग होना था। अचानक काले सांप के दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह चमक गया। उसने कहा, हातिम, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। वो क्या? खुदा के लिए जल्दी बताओ, हातिम ने कहा। काला सांप कहने लगा, मेरे पास एक खुफिया ताकत है। मैंने अभी तक उस ताकत का इजहार तुम्हारे सामने नहीं किया। हातिम बोला, वो कौन सी ताकत है? काला सांप बोला, मैं अगर 2 रातें दरिया के किनारे दलदल में बैठकर एक खास मंत्र का चिल्ला करूं तो मुझ में एक खास ताकत आ जाएगी, जिसकी मदद से मैं किसी आदमी के चेहरे पर फुंकार मारकर उसे अपनी मर्जी के आदमी की शक्ल में बदल सकता हूँ। हातिम ताई मिलीजुली कैफियत के साथ काले सांप का मुंह तक रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। काला सांप कहने लगा, अगर मैं चिल्ला काटने के बाद तुम्हारे चेहरे पर फूंक मारूं तो मैं तुम्हें उस इजरायली साइंसदान की शक्ल में तब्दील कर सकता हूं जिसको मैंने हलाक कर दिया था। हातिम ने कहा, मगर वो तो मर चुका है। सांप कहने लगा, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी शक्ल मेरी आंखों में है। मैं तुम्हें उसकी शक्ल में बदल सकता हूँ। तुम हूबहू इजरायली साइंसदान बन जाओगे। फिर तुम खुफिया लेबॉर्ट्री जाकर अपना काम बड़ी आसानी से अंजाम दे सकोगे। हातिम बोला, मगर मैं क्या कहूँगा कि जिंदा कैसे हो गया?
और फिर कब्र में इसराइली साइंसदान की लाश भी पड़ी होगी। अगर किसी को शक हो गया और उसने कब्र खोदकर लाश देख ली तो मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। काला सांप कहने लगा, इसराइली साइंसदान की लाश को हम किसी दूसरी जगह ले जाकर दफन कर देंगे। तुम उसके कपड़े पहन लेना और बालों में मिट्टी लगा लेना। तुम अपना हुलिया ऐसा बनाकर जाना कि मालूम हो तुम कब्र में से बड़ी मुश्किल से निकल कर आ रहे हो। हातिम ताई के जहन में यह तरकीब बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। उसने काले सांप से कहा, सबसे पहले इसराइली साइंसदान की लाश का पता चलाओ कि वो कौन सी कब्र में है, इसलिए हम उसकी लाश वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह दफन कर देंगे और फिर तुम चिल्ला काट कर मुझे उसकी शक्ल में बदल देना। बड़ी अच्छी तरकीब है। मुझे यकीन है कि मुझ पर लेबॉर्ट्री में कोई शक नहीं कर सकेगा और हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। मगर एक बात है, मुझे तो साइंस का कुछ पता नहीं, किसी को शक पड़ गया तो? काला सांप बोला, इसराइली साइंसदान की शक्ल में आते ही तुम्हारे अंदर उसका इल्म भी आ जाएगा। हातिम खुशी से उछल पड़ा, बिल्कुल ठीक है, तुम फौरन इसराइली साइंसदान की कब्र तलाश करो। काला सांप उसी वक्त कमरे से निकल गया। इसराइली साइंसदान की खुशबू काले सांप के जहन में थी। वो उसी खुशबू के सुराग में होटल से निकलने के बाद पोलाश कस्बे के कब्रिस्तान की तरफ चला। इतना वो जानता था कि इसराइली साइंसदान की लाश को भी वो लोग पुराने क्रिश्चियन कब्रिस्तान में ही दफन करेंगे। काला सांप कस्बे से निकलकर रात के अंधेरे में कदीम कब्रिस्तान में आ गया। यहाँ उसे इसराइली साइंसदान की भूख कहीं भी महसूस न हुई। उसने एक एक कब्र देख डाली मगर इसराइली साइंसदान की लाश किसी कब्र में न मिली। सांप ने पोलाश पहाड़ी का रुख किया। अभी वो कब्रिस्तान से निकला ही था कि उसे सामने से कुछ लोग अंधेरे में जनाजे का ताबूत उठाते आते नजर आए। सांप एक तरफ हटकर उन लोगों का इंतजार करने लगा। जूं जूं जनाजा करीब आ रहा था, सांप को इसराइली साइंसदान के जिस्म की बू आने लगी। उसे बड़ी खुशी हुई। ये जनाजा इसराइली साइंसदान का ही हो सकता था। लोग उसके करीब से गुजर गए। उन्होंने एक जगह कब्र खोदी और ताबूत को उसके अंदर दफन करके ऊपर कब्र बना दी। जब लोग चले गए तो काला सांप ताज़ा बनी हुई कब्र पर आ गया। उसे कब्र के अंदर से इसराइली साइंसदान की बू आ रही थी। सांप ताज़ा कब्र की मिट्टी में घुसकर रास्ता बनाता नीचे कब्र में उतर गया। फिर वो ताबूत में दाखिल हुआ। उसने देखा कि ताबूत के अंदर उसी इसराइली साइंसदान की लाश पड़ी थी जिसको काले सांप ने खुद अपने जहर से हलाक किया। काले सांप को बेहद खुशी हुई। वो कब्रिस्तान से निकलकर सीधा हातिम ताई के पास आया और उसे बताया कि इसराइली साइंसदान की कब्र मिल गई है। हातिम ने पूछा, क्या तूने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है? काले सांप ने कहा, हाँ हातिम, मैंने खुद इसराइली साइंसदान को देखा है। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे दरिया की तरफ जाने दो ताकि मैं 2 दिन तक वहां चिल्ला काट कर अपने अंदर वो ताकत पैदा करूं कि तुम्हें इसराइली साइंसदान की शक्ल में तब्दील कर सकूं। काला सांप वहां से सीधा दरिया की तरफ रवाना हुआ। दरिया के किनारे एक जगह दलदल में बैठकर सांप ने फन खोल दिया और खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हातिम ताई दूसरी तरफ उसका इंतजार करता रहा। काला सांप 2 रातें दरिया किनारे बैठकर चिल्ला काटता रहा। आखिर तीसरे दिन सुबह के वक्त, जबकि अभी सूरज नहीं निकला था, काला सांप हातिम ताई के पास वापस आ गया। हातिम ताई ने सांप को देखते ही कहा, क्या तुमने चिल्ला काट लिया दोस्त? सांप बोला, क्यों नहीं, मैंने चिल्ला काट लिया है, अब मेरे साथ कब्रिस्तान चलो। हातिम ताई उसी वक्त काले सांप को साथ लेकर कदीम कब्रिस्तान में आ गया। अभी दिन की रोशनी नहीं फैली थी। एक कब्र पर आकर सांप ने कहा, हातिम, इस कब्र को खोद डालो। हातिम अपने साथ फावड़ा लेता गया था। उसने उसी वक्त कब्र को खोद डाला। ताबूत खोला। अंदर एक उधेड़ उम्र आदमी की लाश पड़ी थी। सांप ने कहा, हातिम, यही इसराइली साइंसदान की लाश है। हातिम बोला, ये बात है तो क्या मुझे इसका हमशक्ल बनकर बाकी जिंदगी बसर करनी होगी? सांप ने कहा, नहीं, तुम सिर्फ उस वक्त तक इसकी शक्ल में रहोगे जब तक इसकी जरूरत होगी। अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारी शक्ल में वापस ले आऊंगा। हातिम कहने लगा, तो फिर जल्दी करो, क्या देखते हो? सांप ने इसराइली साइंसदान के ताबूत का एक चक्कर लगाया, फिर इसराइली साइंसदान के माथे पर अपना मुंह रख दिया। 1 मिनट बाद अपना मुंह उठाकर वो हातिम ताई के पास कब्र से बाहर आ गया और बोला, हातिम, इसराइली साइंसदान बनने के लिए तैयार हो जाओ। हातिम ने कहा, मैं तैयार हूँ। काले सांप ने हातिम ताई की तरफ अपना फन उठाया और फिर जोर से फुंकार उसके मुंह पर फेंकी। हातिम ताई को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में किसी ने आग भर दी हो। वो अपनी जगह से उछलकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर बाद जब उसे होश आया तो दिन की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। हातिम ने देखा कि शक्ल, जिस्म और लिबास सब कुछ बदल गया है और वो इसराइली साइंसदान बन चुका है। उसका लिबास और सर के बाल, चेहरा, चेहरे का रंग और आंखें और आवाज तक इसराइली साइंसदान की हो गई थी। उसने इसराइली जुबान में सांप से कहा, तुमने कमाल कर दिया दोस्त, मैं तो हूबहू इसराइली साइंसदान की शक्ल में आ गया हूँ। काला सांप बोला, ये मेरे मंत्र का कमाल है हातिम। अब जल्दी से इस असली इसराइली साइंसदान की लाश इस ताबूत में से निकालकर किसी दूसरी कब्र में दफन कर दो
ताकि अगर कोई तुम्हारी तलाश में यहाँ आए तो खाली ताबूत देखकर उसे यकीन हो जाए कि तुम ही असली इसराइली जासूस हो। हातिम ताई ने कब्र में उतरकर ताबूत में से इसराइली की लाश को उठाया और कब्र के दूसरे कोने में ले जाकर एक पुरानी कब्र के गड्ढे में दफन करके ऊपर रेत और पत्थर डालकर कब्र को बिल्कुल बंद कर दिया। काले सांप ने कहा, अब अपनी कब्र के ताबूत को तुम इसी तरह खुला रहने दो ताकि खुफिया एटमी लेबॉर्ट्री के लोगों को यकीन हो जाए कि तुम कब्र खोलकर निकले हो। इतना जरूर करो कि अपने बालों और कपड़ों पर थोड़ी थोड़ी कब्र की मिट्टी लगा लो। हातिम ताई ने ऐसा ही किया और अपने सर के बालों और कपड़ों पर कब्र की मिट्टी लगा दी। काला सांप कहने लगा, क्या तुम्हारी याददाश्त भी इसराइली साइंसदान की याददाश्त बन चुकी है? हातिम बोला, हाँ क्यों नहीं, मुझे सब कुछ याद आ रहा है कि मैं पोलाश के कस्बे में किस जगह रहता हूँ और मेरी बीवी इसराइल में रहती है और मेरा शनाख्ती कार्ड और दूसरी चीज़ें मेरे दरिया किनारे वाले पुराने मकान की अलमारी में पड़ी हैं। काला सांप बोला, बस अब तुम अपने मिशन को अच्छी तरह पूरा कर सकोगे। अब यहाँ से सीधे पोलाश पहाड़ी की तरफ जाओ और तुम्हें जो कुछ करना है तुम जानते हो। मैं तुम्हें इसी कब्रिस्तान में अमारा की कब्र में मिलूंगा। मैं वहीं रहना शुरू कर दूंगा। अगर किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत पड़े तो अमारा की कब्र पर आ जाना। मुझे तुम्हारे जिस्म की बू आ जाएगी और मैं कब्र से बाहर निकल आऊंगा। हातिम ताई ने काले सांप का शुक्रिया अदा किया और तुलू होते सूरज की रोशनी में पोलाश की पहाड़ी की तरफ चला। पहाड़ी पर पहुंचा तो आगे वीरान शहर के खंडर में दाखिल होते ही पहले पहरेदार ने इसराइली साइंसदान को देखा तो डर कर वहीं बेहोश हो गया कि इसे तो 2 दिन पहले कब्र में दफन किया गया था, ये कैसे जिंदा होकर आ गया। हातिम ताई तंग रास्ते में से होता हुआ लोहे के दरवाजे पर आया। वहां 2 इसराइली फौजी पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब अपने साइंसदान जाकोब को देखा तो सख्ते में आ गए, क्योंकि ये इसराइली साइंसदान तो मर गया था इससे पहले कि वो भी बेहोश होकर गिर पड़ते और हातिम के लिए कोई दरवाज़ा ना खोलता। हातिम ने आगे बढ़कर कहा, दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे गलती से कब्र में दफन कर दिया गया था, मुझे सख्ता हो गया था। ये लोग समझे कि मैं मर गया हूँ, चुनाचे अब मैं बड़ी मुश्किल से अपनी कब्र से निकल आया हूँ, क्योंकि कल रात ही कब्र में मुझे होश आ गया था। इसराइली फौजी समझ गए कि इसराइली साइंसदान जाकोब ठीक ही कहता है, क्योंकि वो इसराइली जाकोब ही था। और फिर उसके बालों में मिट्टी फंसी थी और कपड़ों पर भी कब्र की मिट्टी लगी थी। उसने फौरन लोहे का आधा दरवाज़ा खोल दिया। ऊपर से नीली रोशनी की लाइट पड़ने लगी। हातिम इसराइली साइंसदान की शक्ल में दरवाजे में से गुजर गया। लेबॉर्ट्री में जिस किसी ने भी उसे देखा वो चीख मारकर भाग गया। हातिम दूसरी सुरंग में अपने चीफ साइंसदान के पास आ गया। चीफ अपने कमरे में एक फार्मूले को देख रहा था। इंडियन साइंसदान दास भी उसके पास ही था। जो ही उसकी निगाह अपने मुर्दा साथी जाकोब पर पड़ी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। हातिम ने जल्दी से कहा, चीफ परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं जाकोब ही हूँ। दरअसल मुझे दिल का दौरा नहीं पड़ा था, मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। ऐसा एक बार अपने वतन में पहले भी मेरे साथ हुआ था। आप लोग समझे कि मैं मर गया हूँ और आपने मुझे कब्र में दबा दिया। कल रात मेरी आंख खुल गई, मैं होश में आ गया। क्या देखता हूँ कि अंधेरे में पड़ा हूँ। बहुत जल्द मुझे महसूस हो गया कि मुझे गलती से मुर्दा समझकर दफन कर दिया गया है। मैंने बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। कब्र की मिट्टी अभी नरम थी, इस वजह से मैं कब्र से निकल आया। चीफ ने हातिम को गले लगा लिया, दास ने भी उसे गले लगाया। वो सब उसे अपना इसराइली साथी साइंसदान ही समझ रहे थे। उसकी शक्ल, लिबास, आवाज़, उम्र, जिस्म सब कुछ इसराइली साइंसदान जाकोब ही का था। फिर भला वो कैसे उसे जाकोब ना समझते। चीफ ने कहा, मिस्टर जाकोब, हमें बड़ी खुशी हुई है कि तुम एक बार फिर जिंदा होकर हमारे साथ काम करने के लिए आ गए हो। हमें वाकई तुम्हारी मौत की वजह से सख्त नुकसान पहुंचा था। हातिम बोला, मैं मरा कब था चीफ, वो तो आपने मुझे मुर्दा समझकर कब्र में बंद कर दिया था। इंडियन साइंसदान दास बोला, ये हमारी गलती थी, मगर भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा कब्र से निकल कर वापस आ गए। चलो अब हम अपने एटमी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। इंडियन साइंसदान दास ने हातिम को जाकोब समझकर साथ लिया और अपनी लेबॉर्ट्री में आ गया। हातिम के दिमाग में इसराइली साइंसदान की शक्ल में आते ही उसका सारा इल्म भी आ गया था। चुनाचे वो एटमी फार्मूले पर बड़ी रवानी से काम करने लगा। दूसरी तरफ लेबॉर्ट्री के चीफ साइंसदान ने अपने खास जासूस को बुलाया और कहा, कब्रिस्तान में जाकर जाकोब की कब्र को देखो कि क्या वाकई उसका ताबूत खाली है। ब्राज़ीली जासूस उसी वक्त लेबॉर्ट्री की सुरंग से निकलकर कब्रिस्तान में आ गया। उसे मालूम था कि इसराइली साइंसदान जाकोब को कहाँ दफन किया गया है। जनाजे में वो भी रात को शरीक था। वो जाकोब की कब्र पर आया तो देखा कि वाकई कब्र खुली थी, ताबूत भी खुला पड़ा था। उसने वापस आकर चीफ से कहा, चीफ मैं देख आया हूँ, जाकोब की कब्र और ताबूत खाली पड़ा है। चीफ को यकीन हो गया कि यह शख्स उनका साथी इसराइली साइंसदान जाकोब है। हातिम ताई ने उस एटमी लेबॉर्ट्री में जाकोब की हैसियत से काम शुरू कर दिया। इसराइली साइंसदान के इल्म की वजह से उसे मालूम हुआ कि इंडिया के लिए एटम बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिर्फ उसके फ्यूज़ में भर्ती करने के लिए इसराइल से यूरेनियम का लाना ही बाकी रह गया है।
काले सांप की बात सच्ची निकली थी। उसे यह भी पता चल गया कि दूसरी सुरंग के नीचे जो एटमी भट्टी लगी है, अगर उसके नीचे भारी पानी वाले छोटे टैंक में टाइम बॉम्ब लगा दिया जाए तो उसके फटने से ये सारी की सारी लेबॉर्ट्री एटम बॉम्ब की तरह फटकर तबाह हो जाएगी और फिर ना कोई एटम बॉम्ब रहेगा और ना एटम बॉम्ब का फार्मूला और ना उसके बनाने वाले ही जिंदा बच सकेंगे। हातिम ताई ने वहीं एटमी लेबॉर्ट्री के अंदर ही छोटे से मगर बेहद ताकतवर टाइम बॉम्ब की तैयारी शुरू कर दी। 3 दिन की कोशिश से हातिम ने इंसानी अंगूठे के साइज जितना एक निहायत ताकतवर टाइम बॉम्ब तैयार कर लिया। अब उसे एटमी भट्टी के नीचे टैंक में लगाना बाकी था। वहां कोई गैर आदमी नहीं जा सकता था, मगर हातिम जा सकता था क्योंकि वो इस्राएली साइंसदान जाकोब की शक्ल में था। एक दिन उसने टाइम बॉम्ब जेब में डाला और लिफ्ट की मदद से नीचे एटमी भट्टी में आ गया। उसने एटमी ताबकारी से बचने के लिए खास किस्म का लिबास और मास्क पहन रखा था। एटमी भट्टी में 2 इस्राएली साइंसदान उसी तरह का लिबास और मास्क पहने काम कर रहे थे। उन्होंने मास्क के शीशे में से जाकोब को पहचान लिया कि ये उनका अपना ही साइंसदान है। लेकिन एटमी भट्टी के नीचे टैंक में टाइम बॉम्ब उसी वक्त लगाया जा सकता था जब वहां हातिम के सिवा और कोई ना हो। उस रोज हातिम को मौका ना मिला। उसने सोचा कि कल शाम को कोशिश करूंगा क्योंकि शाम को एटमी भट्टी में कोई नहीं होता। दूसरे दिन वो लेबॉर्ट्री में आया। उसने इंडियन साइंसदान के साथ काम शुरू कर दिया। मिस्टर दास ने उसे बताया कि इसराइल से यूरेनियम एक खास हवाई जहाज में ब्राज़ील के हवाई अड्डे पर पहुंचने ही वाला है, जहां से वो खास किस्म के हेलीकॉप्टर में यहां लेबॉर्ट्री तक पहुंचा दिया जाएगा। हातिम ने दिल में कहा, अब उसे टाइम बॉम्ब हर हालत में लगा देना चाहिए। ऊपर से बोला, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तुम पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में आ गए हो। हिंदुस्तानी साइंसदान बोला, अभी नहीं मिस्टर जाकोब, जरा हमें एटम बॉम्ब बम्बई अपने शहर ले जाने दो, इसके बाद पाकिस्तान को मज़ा चखा देंगे। हातिम ने दिल में कहा, तुम अपनी खैर मनाओ, तुम पाकिस्तान को मज़ा चखाने वाले कौन हो। इतने में इंडियन साइंसदान दास की नज़र अचानक जाकोब यानी हातिम की गर्दन पर पड़ गई। हातिम ने कोट उतार रखा था। हिंदुस्तानी साइंसदान ये देखकर हैरान रह गया कि इसराइली साइंसदान की गर्दन के नीचे चांद ग्रहण का एक गोल दाग होता था, वो अब नहीं है। उसने हैरानी से पूछा, मिस्टर जाकोब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी गर्दन के नीचे जो चांद ग्रहण का दाग था वो कहाँ चला गया? क्या उसे कब्र में ही छोड़ आए हो? हातिम जरा सा चौंका। काले सांप के चिल्ले में कोई कमी रह गई थी। जो असली इस्राएली साइंसदान की गर्दन का दाग हातिम की गर्दन पर नहीं आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे हाँ, तुम ठीक कहते हो मिस्टर दास, ये निशान शायद कब्र में जाने से मिट गया है। हातिम का ख्याल था कि बात मजाक ही में टल गई होगी, मगर इंडियन साइंसदान ने यह बात थोड़ी देर बाद अपने चीफ को जाकर बता दी। चीफ को पहले ही कुछ शक था कि मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। उसने कहा, मिस्टर दास, तुम अपनी जुबान बंद रखो, मैं इसकी तहकीक करूंगा। चीफ ने फौरन अपने खास ब्राज़ीली जासूस को बुलाया और कहा, अभी मेरे साथ कब्रिस्तान चलो। वो एक खुफिया रास्ते से निकलकर जीप में सवार होकर पोलाश के कदीम कब्रिस्तान में आ गए। ब्राज़ीली जासूस ने पूछा, चीफ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ आने की अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई? चीफ ने ठोड़ी को नाखून से कुरीदते हुए कहा, मुझे यकीन हो गया है कि यह शख्स जो कब्र से जिंदा होने का बहाना बनाकर हमारे पास जाकोब की शक्ल में आया है, ये कोई दुश्मन का जासूस है जिसने किसी जादू की मदद से इस्राएली साइंसदान जाकोब की शक्ल इख्तियार कर ली है। ब्राज़ीली जासूस ने कहा, अगर ये बात है तो फिर मिस्टर जाकोब की असली लाश कहाँ है? उसी को तलाश करने मैं कब्रिस्तान आया हूँ। उसको तलाश करो, वह ज़रूर किसी कब्र में दबा दी गई है और उसकी कब्र को खाली रहने दिया है। ब्राज़ीली जासूस ने कब्रों की तलाशी शुरू कर दी। वहाँ कब्रें कौन सी ज़्यादा थीं। थोड़ी ही देर में उसने एक कब्र की सिल पीछे हटाई तो उसके अंदर उसे असली साइंसदान जाकोब की लाश मिल गई। उसने चीखकर चीफ से कहा, चीफ यहाँ आए, जल्दी, लाश मिल गई है। चीफ भागकर कब्र पर पहुंचा। ये देखकर वो दंग रह गया कि कब्र के अंदर असली इस्राएली साइंसदान जाकोब की लाश पड़ी थी। चीफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कमबख्त हमें धोखा दे रहा है। वो जाकोब नहीं है, वो यकीनन पाकिस्तानी जासूस है। ब्राज़ीली जासूस ने कहा, सर, मैं अभी जाते ही उसे गोली से उड़ा देता हूँ। चीफ कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं, हम जब और जिस वक्त चाहें उसे गोली से उड़ा सकती हैं। वो हमारे पास ही है, मगर हम सबसे पहले उससे पूछगिछ करेंगे कि यहाँ उसके दूसरे साथी कहाँ हैं, ताकि हम उनको भी पकड़कर ख़त्म कर सकें। मेरे साथ आओ और सुनो, उस पाकिस्तानी जासूस की कोठी का भी मुहासरा कर लो और उसकी निगरानी करो कि उसे कौन कौन मिलने आता है। ओके सर, जासूस ने कहा। चीफ ने जासूस को साथ लिया और वापस खुफिया एटमी लेबॉर्ट्री में आ गया। चीफ ने अभी तक लेबॉर्ट्री में किसी को न बताया कि इस्राएली साइंसदान जाकोब नकली है और पाकिस्तान का जासूस है। उसने लेबॉर्ट्री में भी उसके पीछे 2 जासूस लगा दिए कि वो कोई खतरनाक कदम न उठा सके। हातिम ताई से बेखबर था कि उसका राज फाश हो चुका है। उसने रात को लेबॉर्ट्री से वापस जाने से पहले
दूसरी सुरंग के नीचे एटमी भट्टी के टैंक में टाइम बॉम्ब लगाने की एक और कोशिश की, मगर नाकाम रहा, क्योंकि वहां चीफ के हुक्म से 2 पहरेदार लगा दिए गए थे। हातिम ने सोचा कि कल शाम फिर कोशिश करेगा। वो वापस अपनी कोठी की तरफ चल पड़ा। उसी छोटी सी कोठी में असली इजरायली साइंसदान जाकोब रहता था। कोठी में सिर्फ एक कमरा था जहां एक पलंग लगा था। हातिम तई पोलाज पहाड़ी से पैदल ही अपनी कोठी में आया। रास्ते में उसने महसूस किया कि कोई उसका ताकुब कर रहा है। पहले तो उसने अपना वहम समझा, मगर जब अपनी कोठी में दाखिल होने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसानी साया तेजी से दूसरी तरफ हो गया। हातिम का माथा ठिनका। उसके पीछे जासूस क्यों लगाया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीफ को पता चल गया है कि वो इजरायली साइंसदान नहीं है? हातिम ताई यही सोचता अपने कमरे में आ गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगा कि अगर चीफ पर उसका राज फाश हो गया है तो ये बात उसके मिशन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। उसने अपने कान को छुआ। उसकी ताकत अभी तक वापस नहीं आई थी। इसका उसे सख्त अफसोस था। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की के साथ लगकर बाहर देखने लगा। अंधेरे में बागीचे में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसने खिड़की बंद कर दी। हातिम ताई पलंग पर लेट गया। आधी रात के वक्त उसे खिड़की के बाहर बागीचे में कुछ आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से उठकर खिड़की में से बाहर झांक कर देखा। आसमान पर आधा चांद निकला हुआ था। उसकी जर्द चांदनी फैली हुई थी। उस जर्द हल्की चांदनी में हातिम ताई ने एक आदमी को दरख्तों में आहिस्ता आहिस्ता चलते देखा। हातिम ताई तो अंधेरे में भी देख सकता था। चांदनी में यह आदमी उसे साफ नजर आ रहा था। वह समझ गया कि चीफ के हुक्म से उसकी निगरानी की जा रही है। उसने काले सांप से मशवरा करने का फैसला कर लिया और उसी वक्त कोठी के पिछले दरवाजे से निकलकर पुराने कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। पुराने कब्रिस्तान की फिजा चांदनी में और ज्यादा डरावनी मालूम हो रही थी। हातिम उस कब्र के पास आ गया जहां काला सांप रहता था। वो काले सांप को आवाज देने ही लगा था कि कब्र में से सांप बाहर निकल आया। उसने कहा, हातिम, मैंने तुम्हारी बू सूंघ ली है। तुम आधी रात को आए हो, खैरियत तो है? हातिम ताई ने उसे बताया कि लगता है कि मेरा राज फाश हो गया है, क्योंकि एक जासूस मेरा पीछा कर रहा है। वो इस वक्त भी मेरी कोठी के बाहर निगरानी कर रहा है। काले सांप ने कहा, यह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे अभी चलकर खत्म कर देता हूँ। तुम्हारे पीछे जो जासूस लगाया जाएगा जिंदा नहीं बचेगा। तुम अपनी कोठी में जाओ, मैं उस जासूस की खबर लेता हूँ। हातिम वापस अपनी कोठी की तरफ चला गया। काला सांप दूसरी तरफ से होकर हातिम की कोठी के सामने वाले हिस्से की तरफ दरख्तों में निकल आया। उसने एक आदमी को देखा जो एक दरख्त के पीछे छुपकर हातिम ताई के कमरे की खिड़की को तक रहा था। काले सांप ने उसके बिल्कुल करीब आकर जोर से फुंकार मारी। ये कहानी अभी जारी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। शुक्रिया।